हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs फ्रॉम 2016 asked questions and we are preparing for NTA UGC NET ZARP 2022, राइट। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, जो 2016 में पूछे गए जून बैच में क्वेश्चंस आए थे, उनकी बात करेंगे। मैं टोटल 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई थी, जिनमें से हमने ऑलमोस्ट 42nd और 43rd क्वेश्चंस कर चुके हैं। एंड उसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो 2016 में पूछे जा चुके हैं वो हमने प्रीवियस सेशंस में कवर किया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं उनको, ताकि आप उनसे बेनिफिट उठा सकें। अगर इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, right? Because these videos are going to be beneficial for you. And also, if you are going through my channel and subscribing my channel, you'll be getting notified by upcoming videos, right? Whichever I'll post on my channel, right? And इससे पहले मैंने यूनिट्स 1 to 10 में कवर करके दूंगी आपको मेरे ही चैनल पर, जिसमें थ्योरी पार्ट कराऊंगी, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और जब तक आप थ्योरीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो थ्योरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिनमें से मैंने थ्योरी पार्ट में अभी तक क्या कराया है मैं बता देती हूँ। यूनिट 1 मैंने करा दिया है। इससे पहले इनके पहले के सेशंस में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको इजिली मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, जिनमें प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 मैंने कवर कराया है। थ्योरी पार्ट सारे कराए थे यूनिट 1 से, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यू क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यूनिट 2 भी मैंने कराया है थ्योरी पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। एंड अपकमिंग सेशन में मैं थ्योरी पार्ट लेके आऊंगी यूनिट 3 से, राइट। सो यूनिट 3 to 10 में कवर करके दूंगी। टोटल 10 यूनिट्स हैं। अगर आपको सिलेबस का नॉलेज ना हो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि कितने कैसा सिलेबस होता है, कोड 55 का क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कितने यूनिट्स हैं, ये सारी चीजों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, राइट। कोड 55 सिलेबस के नाम से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ कोड 55 के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेबस की भी नॉलेज मिल जाएगी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या यूनिट्स कवर किए जाते हैं, कितने यूनिट्स हैं, और क्या क्या उनमें किस तरह से थ्योरी पार्ट आप देखेंगे उसमें, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस जहां से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो दिखा देती हूँ। यस, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट सेशन का, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो आपको नॉट करेक्ट बताना था, तो ऑप्शंस थे आपके सामने। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम्स एज्यूम्स दैट मार्केट्स adjust instantaneously, and option number 2, equilibrium always prevails in labor market. Option number 3, wages and employment change swiftly from old equilibrium level to new equilibrium level. And option number 4, market of highly skilled workers exhibit systematic periods of the डिसऑर्गेनाइजेशन। सो आपको इनमें से नॉट करेक्ट बताना था, तो सही इसका आंसर था, तो क्वेश्चन नंबर 43rd का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इक्विलिब्रियम ऑलवेज प्रिवेल्स इन लेबर मार्केट। ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे दिया था ऑलवेज प्रिवेल, ये गलत है। ऑलवेज नहीं होता तो आप इसको सही मान सकते थे, लेकिन इसमें दिया है ऑलवेज प्रिवेल इन लेबर मार्केट, तो दैट इज इनकरेक्ट, राइट। सो एज पर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। सो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग viewed employment as outcome of disorganization of economic system? सो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 केनीस, ऑप्शन नंबर 2 लाइनियल एडी, ऑप्शन नंबर 3 कार्ल्स प्रीब्रम, एंड ऑप्शन नंबर 4 फेयर चाइल्ड। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। I am giving you 15 seconds for this question. Please read the question carefully and try to solve the answer. So here the correct answer for this question is option number 2, lineal AD would be the right answer for this question.
Question number 45 and second question for this session. Which among the following conditions will not lead to decrease in supply of labor? Option number 1, an increase in the wages paid in other occupations for which the worker in a particular market are qualified. Option number 2, an increase in the income other than employment. Option number 3, an increase in the people of preferences for work in relation to leisure. Option number 4, a worsening of non-wage aspect of job. So आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है. So here the correct answer for this question is option number third, an increase in the people preferences for work in relation to leisure. So यहाँ पे not correct पूछा था question में. So as per the question, this is the incorrect option. So as per the question, the right answer for this question is option number third, an increase in the people preference for work in relation to leisure. बाकी options भी देखेंगे. First क्या कह रहा है, an increase in the wage paid in order other occupations for which workers in a particular market are qualified. ये भी बात सही है. अगर वो नॉट पूछता तो यहाँ पर ये सही आंसर्स होते हैं इनके ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4. 1 देख लिया हमने, आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, एन इंक्रीज इन द इनकम अदर देन एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन नंबर 4, ए वर्सनिंग ऑफ नॉन वेज एस्पेक्ट ऑफ जॉब. सो यहाँ पे क्योंकि नॉट लीड विल नॉट लीड द डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर, जहां पे डिक्रीज की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 करेक्ट होंगे. लेकिन यहाँ पे नॉट लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर की बात कह रहा था. तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर. Sorry, option number third would be the right answer, an increase in the people preferences for work in relation to leisure. Right? Let's move to the next question. The conceptual framework of labor welfare is contained in various theories of labor welfare. In the names of the theories given below, pick the wrong one. आपको wrong पिक करना है इसमें से. जब भी आप एग्जाम में होते हैं, आप कई बार क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप नॉट इनकरेक्ट वाले पार्ट को आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं. तो आप क्वेश्चन को केयरफुली ना पढ़ के आप नॉट को कई बार मिक्स कर देते हैं, इनकरेक्ट जहाँ पे लिखा होता है वो मिस कर देते हैं, और आपको लगता है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन हुआ है क्वेश्चन नेगेटिवली पूछ रहा है, आंसर कर नेगेटिव बात पूछ रहा है जिसका आपको सही आंसर देना है, लेकिन आप उसको नॉट को मिस कर जाते हैं, या फिर इनकरेक्ट लिखा या फॉल्स लिखा या फिर ट्रू या लिखा है. तो इन तरह के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा फास्ट होने के चक्कर में आप मिस कर जाते हैं. तो जब भी आप एग्जाम में होंगे, आप क्वेश्चंस को पहले केयरफुली पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे. राइट? सो इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे, यहाँ पे पूछा है the conceptual framework labor welfare is contained in various theories of labor welfare. In the names of the theories given below, pick the wrong one. आपको wrong pick करना है. Right? So हम देखेंगे options. Option A, the trusteeship theory. Option B, the placating theory. Option C, the need theory. Option D, the friendship theory. And E, the public relationship. Option F, the functional theory. राइट? सो आपके सामने आप कोड्स दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1 A and B, ऑप्शन 2 C and D, ऑप्शन 3 E and F, एंड ऑप्शन नंबर 4 B and E. राइट? सो आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर. राइट? सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, प्लीज गो अहेड. So here the correct answer for this question is option number 2. C and D would be the correct options as per the question. What question asked? Wrong pick करना था आपको. Right? So wrong इनमें से हो जाएंगे C and D. C and D क्या कह रहे हैं? देखेंगे. C, the need theory. ये भी wrong है as per the question. And D देखेंगे, the friendship theory. ये दोनों need theory and the friendship theory would be wrong.
एंड एक्सेप्ट सी एंड डी देखेंगे ए द ट्रस्टीशिप थ्योरी, बी द प्लैकेटिंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर ई देखेंगे द पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड ऑप्शन एफ देखेंगे द फंक्शनल थ्योरी, राइट। सो अगर यहाँ पे रॉन्ग की बात नहीं करता, यहाँ पे करेक्ट चूज करने को बोलता, तो आपके ऑप्शंस हो जाते ए बी ई एंड एफ, बट यहाँ पे रॉन्ग चूज करना था, तो एज पर द क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, कंटेंट दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर दिए गए हैं, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आप देखेंगे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लेबर वेलफेयर मेजर्स। ऑप्शन बी देखेंगे, let me see, principles of efficiency as substitute for wages, industries have an obligation towards employees to look after their welfare, okay, so ये ऑप्शन ए को देखेंगे, लेबर वेलफेयर मेजर्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेजेस, ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज हैव एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर, ऑप्शन सी देखेंगे देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड एफिशिएंसी, ऑप्शन डी देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज टू बी अ गोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेलफेयर। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन 1 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, ऑप्शन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ रीपर्सनलाइजेशन, ऑप्शन 3 प्रिंसिपल ऑफ एडिकेसी ऑफ वेजेस, ऑप्शन 4 प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री। सो आपको ए को जो ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी उनको मैच करना है 1 2 3 एंड 4। सो आप एक बार कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको लग रहा है लेंदी क्वेश्चन है या फिर डर रहे होंगे आपकी इतना लंबा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने में डर लग रहा है, इवन एग्जाम में ऐसा होता है, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के साथ, ऐसे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं अगर आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर आप कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसका क्या मैच हो सकता है, आप कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिए, यू विल नो गेट द आंसर। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, प्लीज गो अहेड। So here the correct answer for this question is option number 3। देखेंगे कैसे, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, लेबर वेलफेयर मेजर्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेजेस, सो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी ऑफ वेजेस, राइट। ऑप्शन बी देखेंगे, इंडस्ट्रीज हैव एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर, that is matching with principle of social responsibility of industry। ऑप्शन सी देखेंगे, there exists relationship between welfare and efficacy, that matching with principle of efficiency। सो यहाँ पे आप देखेंगे, आप मैंने बोला था ना कीवर्ड्स पकड़ने की बात बोली थी, तो ऑप्शन सी को देखेंगे, देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड एफिशिएंसी, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी की बात कर रहा है ऑप्शन 1। तो आप देखेंगे कि थर्ड का 1 किस में है, आप देखेंगे थर्ड का 1 किसी में नहीं है, तो इट मीन्स कि ये इसका सही आंसर होगा, और आप इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली फाइंड कर लेंगे। बाकी के अदर आप भले unable to, if you are unable to match the other options, but if got one option only in which you are very much confident and sure that there option number C would the right match for option number C is option number 1, then you will get the answer। तो एग्जाम में इसी तरह की टेक्निक आपको फॉलो करनी होगी जब आपको एग्जाम में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है या फिर नहीं देखा है, राइट। सो आपने देखा कि ऑप्शन सी का 1 मैच कर रहा है, बाकी के और किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, सो आपका यही ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर। ऐसे लेंथी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने से क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, फिर आप अदर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। सो हमेशा कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा टेक्निकली अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, राइट। सो
हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज टू बी अ गोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेलफेयर। सो इसका सही मैच होगा ऑप्शन टू, द प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन। राइट, सो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन जब भी आप देखें, आपको असर्शन को जब भी आप असर्शन पढ़ते हैं तो बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे, यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजली। राइट, क्योंकि आप बिकॉज लगा के जब पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या एक असर, क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या नहीं कर रहा है, एक दूसरे को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, आप इजिली फाइंड कर पाएंगे। राइट, सो लेट्स सी। द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इम्प्लाइज द वेलफेयर ऑफ मैन, हिज फैमिली एंड हिज कम्युनिटी। जहाँ पे सोशल कॉन्सेप्ट की बात होती है वहां पे बात होती है वेलफेयर ऑफ मैन, हिज फैमिली एंड हिज कम्युनिटी। राइट, एंड रीजन देखेंगे, बिकॉज all the three work together or individually supplement one another in a three-dimensional approach, each serving as ends and means। राइट, सो अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, इनमें से आपको सही निकालना है। तो आप देखेंगे कि ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। क्या ये सही आंसर होगा? ऑप्शन टू को देखेंगे, आर डज एक्सप्लेन ए प्रॉपरली। क्या ये राइट आंसर है? ऑप्शन थर्ड देखेंगे, आर डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ये सही आंसर है? या फिर ऑप्शन नंबर फोर, बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। सो आपको सही आंसर फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर। I think you might have got the answer. So here the correct answer for this question is option number 2. R does explain A properly. So कैसे explain कर रहा है? आप देखेंगे कि जब जहाँ पे social concept की बात होती है, assertion को देखेंगे, जहाँ पे social concept की बात हो रही है वहाँ पे एक एम्प्लॉय की वेलफेयर की बात होगी, उसकी फैमिली की वेलफेयर की बात होगी एंड उसकी कम्युनिटी की वेलफेयर की बात होगी। बिकॉज क्योंकि ऑल दी थ्री वर्क टुगेदर और इंडिविजुअली सप्लीमेंट वन अनदर, क्योंकि ये जो तीनों है ना एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे एक इंडिविजुअल का वेलफेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल के का वेलफेयर है तो उसकी फैमिली का, क्योंकि अगर फैमिली में एक पर्सन है जो कि पूरे इकोनॉमी को संभाल रहा है, पूरे घर को देख रहा है, अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छी फैसिलिटीज उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, वो मेंटली, हेल्थ वाइज एंड इकोनॉमिकली सब तरह से हेल्दी है, सब तरह से अच्छे से है, खुश है। राइट, इकोनॉमिकली वेल्दी है, हेल्दी है एंड सेटिस्फाइड है विद द जॉब, तो वो सारा असर उसकी फैमिली पे भी पड़ता है, क्योंकि वो फैमिली के बर्डन को लेने में पूरी तरह सक्षम होता है। अगर वो इंसान, अगर बीइंग अ फैमिली, अगर वो अच्छा है, हर तरह से पूर्ण है अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, तो कम्युनिटी में भी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। राइट, सो इस तरह से एक इंडिविजुअल पर्सन, एक फैमिली और एक जो कम्युनिटी है, एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। राइट, और इन्हीं तीनों के बेसिस पे आप बात करेंगे कि एक तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट है। राइट, एंड दिस अप्रोच ईच सर्विंग एज एंड्स एंड मीन्स। राइट, सो इनके अपने एक अपनी जगह पर एक अपना इंपॉर्टेंस है। सो ये दोनों ही करेक्ट है, जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 देखेंगे। The direct principle of state policy as contained in the Constitution of India contains article incorporating provisions for labor welfare. Which among the following articles does not contain provision for labor welfare? So आपके सामने options है, option number 1 article 38, option 2 article 39, option 3 article 40 and option 4 article 41। आपके सामने options हैं, you just need to solve the question।
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 क्योंकि यहाँ पे पूछा था डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर लेबर वेलफेयर, तो आर्टिकल 40 लेबर वेलफेयर की बात नहीं करता है, जबकि आर्टिकल 38, 39 एंड 41 लेबर वेलफेयर की बात करते हैं, बट आर्टिकल 40 डजंट टॉक अबाउट लेबर वेलफेयर। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this would be the last question for this session. There exist provisions of statutory welfare facilities under a various labor legislation. Match them. Provisions दिए गए हैं and act दिए गए हैं, आपको correctly match करना है, right? So आप देखेंगे A crèche if employing more than 30 women workers. Option B crèche if employing 50 or more women workers. Option C canteens it employing 150 or more workers. D canteens if employing 100 or more workers. So आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से एक्ट में क्या बोला गया था, किसका क्या मैच होगा, आपको सही बताना है, राइट? सो मैं आपको 15 सेकेंड दे रही हूँ, प्लीज गो अहेड। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। जस्ट अ सेकेंड, no, option third would not be the right answer here. Yes, you can get option number 1 would be the right answer here. You can see how. आप देखेंगे आप ट्राई, जस्ट लाइक मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको लगे कि आपको नहीं, क्योंकि ईयर्स याद करने थोड़ी मुश्किल होते हैं, आपको उन पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में ऐसा लगता है कि ये ईयर्स क्या मैच करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप किसी एक को फाइंड करने की कोशिश करिए, किसी एक का अगर आपको मिल जाता है तो बाकी के आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर एक का आंसर आपको एक का सही मैच आपने कर लिया तो बाकी के 3 आप इजीली कर लेते हैं। इवन बाकी में आप बाकी के ऑप्शंस में मैच करके देख लेते हैं कि अच्छा इसका मैं श्योर इसका यही होना चाहिए और बाकी में ये इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, अलग अलग दिए गए हैं, तो यही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कभी कभी क्या होता है कि 2 अगर आप करेक्टली मैच कर लेते तब आपको सही आंसर मिल जाता है, कभी कभी एक बार में ही मिल जाता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन से या फिर कीवर्ड्स पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन सी का 4 दिया गया है, सिर्फ 1 में दिया गया है, बाकी के बी 2, 3 एंड 4 में कहीं पे नहीं दिया गया है सी का 4। सी का 4 क्या है देखेंगे, कैंटीन्स इट एम्प्लॉइंग 150 और मोर वर्कर्स, इसका दिया गया द प्लांटेशन लेबर्स एक्ट 1951। तो अगर किसी को अगर याद होगा कि कैंटीन्स इट एम्प्लॉइंग 150 और मोर, जहाँ पे कैंटीन्स की बात होती है, जहाँ पे कैंटीन में 1 से 50 से ज्यादा अगर वर्कर्स काम करते हैं तो किस में आता है, वो आता है द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के अंडर। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर फाइंड कर लेते हैं, राइट? बाकी के देखेंगे हम, ऑप्शन ए को देखेंगे, क्रेच इफ एम्प्लॉइंग मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स, ये किस एक्ट में बोला गया था, दैट इज गिवन इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट की बात होगी, फैक्ट्रीज एक्ट में बात की गई थी कि अगर किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर काम कर रही हैं तो उनको क्रेच फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी उनके बेबीज के लिए, राइट? एंड क्रेच फैसिलिटीज एम्प्लॉइंग 50 और मोर वुमेन वर्कर्स, जहाँ पे 50 औरतें काम कर रही हैं, वुमेन एम्प्लॉइज, वुमेन वर्कर्स इन एनी कंपनी, तो वो 50 की जहाँ पे बात की गई थी वो माइंस एक्ट के अंडर बात की गई थी 1952 के तहत। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आता है कि 50, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि नहीं तो 30 वुमेन की बात की गई थी या फिर 50 की मैंने पढ़ा था, 30 का तो नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे तो दोनों दिया गया है, तो इसका कुछ आपको इनकरेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आपने दोनों एक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, माइंड्स एक्ट में भी वुमेन वर्कर्स की बात की गई थी, जिनमें जिनमें उनको क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने की बात की गई थी, और फैक्ट्रीज एक्ट में भी उनके लिए रूल बनाया गया था। तो आप कंफ्यूज होंगे कि फैक्ट्रीज में कितना था, 50 थी या 30 था, फिर आपको लगेगा माइंड्स में कितना था, तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट की बात होगी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की, वहां पे 30 वुमेन वर्कर्स की बात की जाएगी जिनको क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर 30 वुमेन से ज्यादा कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री में वुमेन वर्कर है तो उनको क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर 50%
50 या उनसे ज़्यादा वुमन वर्कर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन माइंस में, तो माइंस एक्ट के अंडर आपको माइंस एक्ट 1952 के अंदर 50 का रेशियो रखा गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा कैंटीन इज एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स। जहाँ कैंटीन फैसिलिटीज तब प्रोवाइड की जाएंगी जहाँ पे 100 या मोर वर्कर्स होंगे, that is given in the Motor Transport Workers Act 1961. So here the correct explanation, with the explanation I solved total 50 questions. I brought up to you total 50 questions, the series of 50 questions which I have covered in, I think I took for to complete the 50 questions, I took, I think, almost 5 to 6 क्लासेस, राइट। सो आप सारे क्लासेस को, सारे सेशंस को आप मेरे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अनेबल हैं फाइंड करने में तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी पा सकते हैं, स्मिता सिंह एडुटेनमेंट या फिर एडुटेनमेंट स्मिता सिंह डालिए, आपको सारे वीडियोस मेरे दिख जाएंगे। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, मेरा थ्योरी पार्ट अच्छा लगता है, मेरी स्टाइल अच्छी लगती है, या फिर जो मैं कंटेंट लेके आती हूँ उस पर मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने में एफिशिएंट हूँ, कैपेबल हूँ, या फिर लगता है कि सारी चीज़ें आपको जो भी मैं लेके आती हूँ में कहीं कमी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छे कमेंट करते हैं तो दैट विल मोटिवेट मी, एंड वो मोटिवेशन का काम करेगा ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूं। अगर कहीं पे लैक है मुझ में या मेरे स्टाइल में या फिर मेरी पीपीटी में, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।